नमस्कार। सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम हमेशा कुछ ऐसे ख्यातिनाम व्यक्तिमत्व को अपने स्टूडियो में बुलाकर उनसे बातचीत करते हैं और बहुत उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें, और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इस समय सिटी न्यूज़ स्टूडियो में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रपुर विधानसभा के विधायक किशोर जोरगेवार, जिन्होंने चंद्रपुर विधानसभा से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल कर एक रिकॉर्ड बनाया और एक इतिहास रचा। तो सबसे पहले जोरगेवार जी, हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि अब हम चलते कुछ ऐसी बातों का हम सिलसिला यहाँ पर शुरू करते हैं। विधायक किशोर जोरगेवार, जैसा कि काफ़ी लोग आप से परिचित हैं और आप एक समाज सेवा के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई, तो मुझे हम शुरुआत करते हैं कि आपके इस राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? देखो, राजनीतिक जीवन की शुरुआत मेरी सामाजिक कार्यों से हुई। मैं बचपन से ही वार्ड में होने वाले कोई भी उत्सव में, कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर सामने रहता था, स्कूल में, कॉलेजों में। लेकिन हमारे वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता विजय भाऊ राउत रहा करते थे, तो उनके माध्यम से उनके वार्ड के चुनाव में, कोई राजनीतिक कार्यक्रम में हम उनके साथ में जाते थे। ऐसा यानी अगर आप एकदम शुरुआत बोलेंगे तो वैसी है। लेकिन 2004 से पूर्ण समय राजनीति में चंद्रपुर विधानसभा के स्तर पे काम करना शुरू किया। 2004 से, जैसे कि आपने शुरुआत एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ही आपने पहले दामन थामा और वहाँ से शुरुआत। हाँ। और समाज सेवा में आपको पहले से रुचि थी? हाँ, सामाजिक कार्यों में रुचि थी। मैं मेरे समाज का अध्यक्ष था, वार्ड में गणेश मंडल का अध्यक्ष था, स्कूल में जो स्नेह सम्मेलन होता है उसका मैं ये रहा, विदर्भ बुलुट समाज का हमारा जो समाज है उसका विदर्भ का अध्यक्ष मैं रहा। सामाजिक कार्यों में हमेशा से जुड़ा रहा। और राजनीति का तो व्याख्या ये डेफिनेशन कि सामाजिक कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए राजकारण होता है। खैर, मैंने सवाल की शुरुआत की कि आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से की, तो जैसा कि मुझे जो जानकारी है और लोगों को भी जानकारी है, आपका शुरुआत का जीवन काफ़ी स्ट्रगलमय रहा है, काफ़ी संघर्षमय रहा। कई कार्यक्रम में मैंने भी आपसे बातचीत की और काफ़ी संघर्ष करके आप आए हैं, इस मुकाम तक पहुँचे। ये तो सही है कि हमारी पारिवारिक पार्श्वभूमि ऐसी कोई बड़ी नहीं रही। जी। आप जैसा जानते, सभी जानते हो, जिसमें मुझे भी गर्व है कि हमारी माताजी, हमारा जो परंपरागत व्यवसाय है, बाम्बू से जो टोकनी बनाना और फिर ले जाके उसको बेचना, वैसे परिवार से हम लोग आए हैं। तो जब गरीबी से आदमी शुरुआत होती है तो ये तो सही है कि गरीब का रास्ता, ये कोई रेड कारपेट वाला रास्ता तो गरीब को मिलता नहीं है। गरीब को मिलता है वो खरतड़ रास्ता ही मिलता है। ऐसे शुरुआत है, लेकिन जनता का प्रेम और भगवान के आशीर्वाद से। और जैसा कि आपने कहा, माता जी तो शायद अभी भी वो टोकने अभी भी जो चंद्रपुर महानगर पालिका के नीचे अभी भी बेचती हैं। ये सही है कि अभी भी माता जी हमारी वहीं पे बैठकर, जिस जगह से वो 40-50 साल से बैठकर वो टोकनी बेचने का काम करती है, वहीं पर वो बैठती है। उसका कहना है कि काम कोई भी दुनिया में छोटा मोटा नहीं होता। जो काम अपने हिस्से में आया है उसको पूरी शिद्दत से, नेकी से, ईमानदारी से उसको निभाना चाहिए। मैं और मेरे परिवार के कई लोग बोलते कि अभी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन वो बोलते नहीं, मुझे इसमें आनंद सबसे बड़ी चीज़ है। जब माँ का जो सुकून जो उसमें मिलता है तो उसमें, खैर वो भी सही बात है। तो जैसा कि अब हम चलते हैं आपकी समाज सेवा से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ राजनीतिक क्षेत्र से कुछ जुड़ी हुई बातें। जैसा आपने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, काफ़ी ज्येष्ठ नेता विजय राउत जी का आपने उल्लेख किया। तो जैसा कि आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुई, और मुझे बीते कुछ दिनों में काफ़ी सक्रिय रहे भारतीय जनता पार्टी की ओर, और शायद कई बार तो आपका नाम का ऐसा चला था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपका काफ़ी लगातार जो 2 विधानसभा के चुनाव हुए, अगर हम बात करें, जो मीडिया में बात आई और लोगों तक आई, आपका नाम काफ़ी चल रहा था। और शायद मुझे एक बार जो जानकारी, एक बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के पास भी आप दूसरी बार गए थे टिकट के लिए, तो क्या थोड़ा बताइए थोड़ा सा। देखिए, ये सही है कि मैं राजनीति में 2004 में जब सक्रिय राजनीति में आया तो उसी समय कुछ बातें सोचकर आया, और उस समय के नेतृत्व ने भी मुझे कहा कि आपको चंद्रपुर विधानसभा के लोगों की सेवा करनी है, उनका नेतृत्व करना है। वो उस बात को ध्यान में रखते हुए 2004 से पूरी सक्रियता से काम शुरू किया। और मैं, जैसा आप जानते हैं कि 2009 में मुझे कहा गया था कि आपको चुनाव लड़ना है,
अच्छा। और मैंने चुनाव का जो इलेक्शन कैंपेन का जो कार्यालय होता है, जी। चुनावी कार्यालय, जी, जी। वो भी मैंने शुरू किया था। अच्छा अच्छा। जिसको कस्तूरबा चौक, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का जी। से जहाँ ऑपरेट होती वही जी। उसी चौक में। जी और एट द 11th और मुझे कहा गया कि भाई नितिन जी गडकरी जी की इच्छा है जी। कि भाई जो विगत विधायक थे जी। नागपुर के, हाँ। उनको एक टर्म के लिए हाँ उन्होंने उनको शब्द दिया है। जी जी एक टर्म के लिए वो रहेंगे, जी। नेक्स्ट टर्म फिर से आपको ही करना है। हमने भी कहा कोई बात नहीं है, जीवन में तो होता है, कई लोगों को कई साल लग जाते हैं। एक टर्म 5 साल के लिए उन्होंने कहा तो हमने भी मान लिया। जी। तो फिर हमने उनके लिए, उनको जीत के लिए पूरी भरसक प्रयास किया, मेहनत की, आप भी जानते, और वो चुन कर आए। जी। और जैसा कि जब 2009 की जैसा बात, और भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी लोग आपके पीछे थे। ये मैं जब आप की टीम वहाँ पर गई थी, नितिन जी के पास में गई थी, काफ़ी उसमें नगर सेवक एक पूरा सपोर्ट था। मुझे लगता है कि जैसा कि किसी प्रकार से एक थाली आता आपके सामने का निवाला, एक बार फिर विधानसभा के लिए आपको फिर से नज़रअंदाज किया गया। मेरे साथ में ऐसा 2 बार जी। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, वैसा कहूँगे तो 3 बार हुआ। अच्छा, 3 बार हो चुका। 2009 के चुनाव में मुझे डिक्लेयर कर दिया गया था। यानी अगर अपन कहे कि मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, बुद्ध विहार में, हवा में, पानी में, जमीन में, हर जगह सबके सामने बोला गया था कि आप अगले यहाँ के प्रत्याशी होंगे, आपको यहाँ की चंद्रपुर की जनता की सेवा करनी है। लेकिन उस समय उनको टिकट दी गई, हमने भी कहा चलता है, कोई बात नहीं है। जब सारे वरिष्ठ बोल रहे हैं कि भाई नेक्स्ट आपका है तो चले जाएगा। लेकिन 2014 में फिर उन्होंने उन्हीं को टिकट दिया। अच्छा। हाँ, उन्हीं को दिया। और उसमें दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि उस समय हमको ये बोला गया था कि भाई आपको ये, और उस 2004 से 2014 तक हम कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी का काम, उसका विस्तार करने का काम जो अपने क्षमता से करते रहे। लेकिन 2014 में जो आपने नीति जी की, आदरणीय नीति जी की बात कही, तो हमारे कार्यकर्ताओं में एक अस्वस्थता थी। उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की शक्यता है। नहीं, मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, कि सारे नेताओं ने कहा है, जो प्रमुख नेता जिनको मैं मानता था, उन्होंने कहा है कि टिकट तुम्हारे को ही है। तो हम लोग उनको मिलने गए चुनाव के पहले में, और एक ऐसा करते करते 100-150 लोग जाते जाते उनके घर तक पहुंच गए। यानी किसी को बोला नहीं गया, तय करके नहीं, जा रहे तो 150 लोग उनके घर में चले गए, नितिन जी के घर में चले गए। और नितिन जी का वो पूरा ऊपर का हॉल भर गया। और वो शायद उस दिन दिल्ली जाने का उनको जल्दी थी, मिनिस्टर बन गए थे। तो वो 2 गर्दी देख के वो थोड़ा चिढ़ गए हमारे ऊपर, काफ़ी चिढ़ गए। बोले ये क्या तरीका है, लोग मेरे घर पर लाए हो, ऐसा नहीं है। और मैंने में से कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई हमारा अधिकार है, आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हो। तो उन्होंने, आप भी शब्द जानते हो कि उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। बाद में उनको उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई अपने आए हुए कार्यकर्ताओं को अपनी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने हमको बुलाया, जिसमें फिर 5 लोग थे। वो 5 लोगों के सामने नितिन जी और हम चंद्रपुर के केवल 5 लोग, और उन्होंने बताया कि ये मैंने चंद्रपुर के लोकल नेतृत्व को 1 साल पहले पूछा था कि जो MLA हमने भेजे उम्मीदवार नागपुर से, उनका क्या करना है। तो यहाँ के आपके वहाँ के नेतृत्व ने बताया कि उनको रिपीट करना है, कंटिन्यू करना है। अच्छा, यहाँ के लोगों ने। अब आप नेताओं के पास में बोलते हो कि उनको कंटिन्यू करना है, और हमको कहते हो कि आप ही को उसका नेतृत्व करना है। तो ये तो धोखा हो गया। फिर नितिन जी ने हमारे आंखें खोल दी। अब बोले मैं ऐसे समय में, अब कल चुनाव है, और इस समय में अगर मैं किसी की बात करूंगा तो अड़चन का होगा। आप तो साहब ऐसा कैसा नहीं, मतलब मैंने पूछा था, मेरे को उनको रिस्टेट करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने उनको स्पष्ट बताया था कि एक ही टर्म के लिए आपको दिया, लेकिन आपके नेतृत्व ने, लोकल नेतृत्व ने आग्रह करके उनको कंटिन्यू करना है। तो फिर हमको जब लगा कि ये धोखा है, तो बोला ये तो अच्छा नहीं है। फिर हमने भी अपने आत्मसम्मान रहता है, बोला कि नहीं, हमको अब ये चुनाव लड़ना ही है। और सारे कार्यकर्ताओं की भावना ये थी। और मैं, आपने अच्छी बात कही, आपको अच्छी जानकारी है कि उस समय के जो नगर सेवक थे, उसमें के 90% नगर सेवक मेरे साथ में। प्रभाग 33 प्रभाग थे, 33 प्रभाग के अध्यक्षों में से मेरे साथ में सभी लगभग मेरे साथ में थे। यानी पूरी भारतीय जनता पार्टी, 90% भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ में थी। और उन्होंने कहा कि ये चुनाव लड़ना चाहिए।
और शायद मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ जिसको मालूम था कि ये चुनाव में हारने वाला हूँ, फिर भी मैं वो चुनाव लोगों के आग्रह से चुनाव के मैदान में गया, आधे मन से, आधे तन से, और सबसे बड़ी बात आधे धन से मैं किसी भी तैयारी न करते हुए चुनाव में गया। और चंद्रपुर की जनता का बड़ा प्रेम और आशीर्वाद मैं मानता हूँ कि कुछ भी न रहते हुए मुझे उस समय दूसरे क्रमांक के सेकंड हाईएस्ट वोट 50,000 से ज़्यादा उस समय दिए थे। 2014 के चुनाव में शिवसेना के माध्यम से मैंने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी में आपका कार्यकाल काफ़ी रहा, काफ़ी एक्टिव रहे, काफ़ी सोशल रहे और काफ़ी आपने उस समय आंदोलन के प्रमुख हिस्से। अच्छा, मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कौन से नेता को आप अपना आदर्श मानते हैं? ऐसा अगर हम बात किया जाए अगर भारतीय, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले कि मुझे हर जगह शब्द दिया गया कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो किस ऐसा कौन सा नेता जिस पर आपको पूरा विश्वास, जिस देखो अब ऐसा ये सवाल तो आज में आप पूछ रहे हैं, आदर्श मानने लायक तो आज कुछ है नहीं। जी हाँ। क्योंकि आज आदर्श उनको कहा जाता है कि रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपन ये सिर्फ भाषण में फिर लोगों के सामने बोलने में नहीं है। जी। जो बोला जाता है, जो किया जाता है, उसको पूरा करना उसका आदर्श मानना चाहिए। लेकिन हमारे साथ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे को तो समय समय पे धोखा रोकने की बात हो गई, इसलिए मैं ऐसा आदर्श नहीं। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी में अगर आप कहोगे तो दो लोगों का काम से मैं प्रभावित हूँ। वो है नितिन जी गडकरी और दूसरे देवेंद्र जी फडणवीस। ये दोनों का काम, और फिर जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे जिनका मेरा ऐसा उतना परिचय नहीं है, लेकिन प्रमोद जी, उनके मैं उनको ये मानता हूँ, ये लोगों के कार्य काम से मैं वैसा भारतीय जनता पार्टी में अगर बोले तो मैं वैसा प्रभावित हूँ। एक किसी, मैं कह सकता हूँ कि किसी फिल्म की तरह आपका राजनीतिक रहा और डेस्टिनी ने आपको विधायक बनना लिखा था। तो हम थोड़ा सा चलते हैं फिर भारतीय जनता पार्टी से आप फिर शिवसेना की ओर, और शिवसेना में आपका कद काफ़ी हुआ। हालांकि मुझे अभी भी याद है कई कार्यक्रम मैंने स्वयं देखा, अभी वर्तमान में जो सांसद महोदय हैं उन्होंने भी कार्यक्रम बोला कि जो आपने जो दूसरे क्रमांक पर जो वोट हासिल किए थे, बोले अगर कहीं उस क्षेत्र में रहे तो ये आमदार रहते नहीं। शिवसेना में भी आपकी लोकप्रियता काफ़ी थी और शिवसेना में भी एक आपका कद बढ़ा और कुछ कारणों से आप दूसरे, तो शिवसेना के साथ रहने के बावजूद फिर अचानक शिवसेना को अपने, देखो राजनीति 2014 तक हम लोग को राजकारण नहीं समझता था। जी हमको समझता था कि मोन्टी जी ने बोल दिया है तो ये बात सही है, आज न्यूज़ लगाएंगे, लगा देंगे। लेकिन 2014 में जब हमको नितिन जी ने बताया कि हमारे आपके स्थानिक नेताओं को पूछा, तो स्थानिक नेताओं ने जो उत्तर दिया उनको, तब समझ में आ गया कि राजनीति क्या होती है और इसको एक सीधे एंगल से देखने की जरूरत नहीं है, या फिर जो कहता है उसके पीछे के दूसरी बातों को भी सोच समझ के रखना पड़ता है। 2014 में अगर वैसी सीथि नहीं रहती तो मुझे उस समय भी 2014 में बहुत लोग कहते थे कि भाई आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, स्थानिक नेतृत्व आपको टिकट देने वाला नहीं है। राजनीति के जानकार मानते थे, लेकिन हमको ये लगा ही नहीं कि भाई थोड़ा भावनाओं में बहते थे। अपन रहता था कि जो रिश्ता हम लोग मानते थे कि भाई ये रिश्ते से हम बात करते थे, उनका भी हमारे साथ में जो जनरल प्रेम था, ये जो कहना गलत है कि भाई उन्होंने हमको प्रेम नहीं दिया, लेकिन जो बात थी वो, लेकिन ये हमको नहीं समझ में आया कि वो प्रेम केवल दूसरी बातों के लिए था, ये एक बात छोड़ के। लेकिन मैं राजनीति में आपको कहता हूँ, मैं सोच के समझ के केवल और केवल विधायक बनना है, ये बात को सोच के आया वो मैं आया। 2004 में ऐसा समय आया था कि मैंने नागपुर या और विदर्भ के क्षेत्र में कोई व्यवसाय विस्तार करना कि मैंने विधायक बनना, तो मैंने विधायक बनने का रास्ता चुना। तो मैं कोई ऐसा कई समय पे जाके बोल नहीं रहा हूँ कि मुझे विधायक बनना है, मैं डिक्लेयर्ड हूँ। और आपने भी कहा कि भाई समय समय पे चंद्रपुर की जनता कहती थी, पार्टी के लोग कहते थे, नेता कहते थे, सभी ये कहते थे कि भाई ये चंद्रपुर के नेतृत्व करने योग्य है, इनको नेतृत्व देना चाहिए, उसी भावना से लोग देखते थे। लेकिन बाद में कहा कि आपने 2014 में अचानक शिवसेना का आपने ये कैसा, तो उस समय फिर कैसा कि जब हम नितिन जी से निकले, गडकरी जी से निकले, वहाँ से फिर हमारे साथ में जो लोग थे और एक ऐसे कई लोगों ने कहा कि भाऊ ये समय बड़ा ये है, अगर आज आप चुक जाओगे तो आपकी पहचान ये डरपोक इंसान करके समय पे पीछे हटने वाला ऐसी हो जाएगी। और मैं आपको बड़े इससे कहता हूँ कि मुझे सारी बात अगर कोई कहेगा कि भाई आपको कैसी पहचान चाहिए, तो मैं एक ही कहूँ, मुझे डरपोक चाहिए, ये मुझे कभी नहीं है। होगा जो भी होगा,
वो होगा। फिर बहुत सारे लोगों के, कॉमन लोगों के फ़ोन आए, हमारे सामान्य लोगों को भी आपने चुनाव लड़ना चाहिए। उस समय भी हमारे मन में आया था कि भाई आप अपक्ष लड़ना। फिर राजनीति के कुछ लोग, कम समय था, कुछ जानकार बोले कि कोई पार्टी रहना चाहिए, इसके बाद में अपने को किसी पार्टी में जाना चाहिए, अगर बिना पार्टी के आप राजकारण नहीं कर सकते, ऐसी वो सारी बातें। फिर हमने शिवसेना, उस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का युति टूट गई और एक समविचारी पक्ष जो था उसके आधार पे हमने, उस समय भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सारे पार्टियां टिकट देने को तैयार थी। उस समय मुझे कांग्रेस भी टिकट देने को तैयार थी उस समय। उस समय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, मनसे, बीएसपी, एक पार्टी छोड़ के सारी पार्टियां टिकट देने को तैयार थी। कब? 2014 के चुनाव में। लेकिन हमने फिर शिवसेना का, इसलिए भी होगा कि हम गांधी चौक में शिवसेना के जो स्थापना के जो लोग थे उस समय में जो 10 लोगों में मैं था। अच्छा। उस समय शिवसेना की स्थापना में, तो शिवसेना के माध्यम से हमने चुनाव लड़ा। लेकिन मैं तो ऐसा वो शिवसेना से, जैसा कि हालांकि ये बात सामने नहीं आई, लेकिन जो लोग कहते कि शायद जब आपने मन बना लिया था कि नहीं मुझे विधायक का चुनाव लड़ना है और आपने शिवसेना में गए, उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद आप लोगों एक बार फिर आपको बोला गया कि आपको कुछ तो मंडल देने की बात, मंडल दिया जाएगा, ऐसा भी आपको कुछ आश्वासन दिया गया था। ये शायद कुछ शीर्ष नेतृत्व ने आपको कहा कि नहीं आप कोई पार्टी मत जाइए, आपको कोई मंडल प्रदान किया जाएगा, ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए क्या होता है कि बूंद से गई वो हौद से गई। इस तरीका का धोखा होने के बाद में, इस तरीके की धोखेबाजी की बातें होने के बाद में फिर से विश्वास करना, ये तो गलत है। और दूसरी बात, मैंने कभी जीवन में छुपाया नहीं ये महामंडल, कमंडल या फिर ऐसा कोई पार्टी का कोई पद या फिर कारपोरेटर, ये नहीं। मैंने जीवन में सोचा केवल मैं बनूंगा तो विधायक बनूंगा और विधायक ही बनूंगा। गोल आपका एकदम मेरा ये फिक्स था। हाँ। अर्जुन की तरह। ये मुझे महामंडल का ये एक बार नहीं, मुझे 2 बार और 3 बार, अब तक मुझे महामंडल देने का 3 बार ऑफर हुआ है। 3 बार मेरे जीवन में 3 बार अलग अलग लोगों के अलग अलग माध्यम से हुआ है। पहला 2014 में, जैसा आपने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि भाई अरे चलो आपको महामंडल ले लो, आप महामंडल ले लो। मुझे महामंडल नहीं चाहिए, मैं महामंडल के लिए नहीं, वो एक प्रकार का लॉलीपॉप है, आप महामंडल, मैं क्या करूँगा? महामंडल केवल एक वो मेरे को पोस्ट लगेगी, एक सरकार की गाड़ी मिलेगी, उसमें उनमें सेवा का क्या काम? सही। ठीक है। दूसरी बार मुझे अभी जब शिवसेना, आपका एक सवाल अधूरा रह गया था कि भाई आपने शिवसेना फिर का कैसा वो ये किया। मैं जब फिर ध्यान में आया कि शिवसेना का जोर शोर से काम करते वक्त में, हाँ मैं इसको महामंडल कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उस पर आता हूँ। फिर महामंडल एक बार, जैसा ये बाळूभाऊ धानोरकर ये लोकसभा के समय में शिवसेना का त्यागपत्र देकर, वो दिन था शायद 3 जनवरी, मुझे माननीय उद्धव जी ठाकरे ने जिन्हें बुलाया, मुझे बुलाया मातोश्री पे। बुलाने के बाद में उन्होंने कहा कि जोरगेवार हम, हाँ उसके पहले मैंने 2 साल पहले शिवसेना छोड़ दिया। उन्होंने मुझे, उद्धव जी ने बुला के बोला कि जोरगेवार जी हम आपको चंद्रपुर जिला प्लस गढ़चिरौली जिले, ये दोनों जिले की जिम्मेदारी हम आपको देते हैं, लेकिन आप सेना में वापस आइए और ये दामन आप संभालिए। बोला सर, मैंने बड़े विनम्रता के साथ में मैंने कहा कि साहब नहीं, मातोश्री में। फिर उन्होंने उसी समय सौभाग्यवश फिर मुझे उद्धव जी को बुलाया गया ऊपर, उनका एक समय हुआ था कुछ खाने का, तो मेरे को साथ में लेके गए। अच्छा। और उस डाइनिंग टेबल पे मैं बड़ा, वो मिशन मेरे लिए बड़े भावुक है कि जिस मातोश्री को में जाने के लिए लोग लालायित रहते, सारी दुनिया का जो श्रद्धास्थान है वहाँ पर आदरणीय रश्मी भाभी जी ने फिर कहा। अच्छा। और उद्धव जी बोलने लगे, बघ रश्मी म्हणे हा कसा आहे, याला मी म्हणतोय की महामंडळ घे, हा माहीत हा विधानसभाच लढायची म्हणतोय। लेकिन मुझे ये तब तक तय हो गया था कि ये विधानसभा 4 महीने के लिए, फिर ये युति हो गई है शिवसेना भाजपा की, और फार्मूले के अनुसार सीटिंग एमएलए इनका है बीजेपी का, तो ये शिवसेना के कोटे में आ नहीं सकती, और मैं 4 महीने के लिए मैं महामंडल क्यों लूँ? 4 मंडल के महीने के लिए मैं महामंडल लूँ, और शायद मुझे कल जिनके विरोध में चुनाव लड़ना है उनके लिए मैं भी प्रचार क्यों करूं? इसलिए हमने उनका बड़ी विनम्रता से वो प्रस्ताव ठुकराया। मैंने कहा कि साहब मैं महामंडल नहीं, मुझे बनना है तो केवल विधायक ही बनना है। ये 2 बार हो गया, एक बार भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर किया, दूसरी बार शिवसेना ने किया, तीसरी बार फिर मेरे पास में आया।
तीसरी बार विषय ऐसा आया कि मैं विधायक बना। विधायक बनने के बाद में मेरा समर्थन लेने के लिए मुझे शिवसेना, मुझे कांग्रेस और मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये तीनों ने कहा कि आप हमारे साथ में सहयोगी हो जाइए, हम आपको महामंडल देंगे, महामंडल देंगे, हम आपको मंत्रिमंडल का पद का ये नहीं करते, आश्वासित नहीं करते, वो मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन आपको महामंडल जरूर देंगे। और ये तीनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे कहा कि आप हमारे साथ में अगर जुड़ते हो तो हम आपको महामंडल देते। मैंने तब भी कहा कि मुझे महामंडल नहीं चाहिए। तो ऐसा ये जीवन में मेरे 3 बार महामंडल मिला। तो महामंडल आपने डिसाइड कर लिया था, गोल डिसाइड कर लिया था कि विधायक और विधायक बनने के बाद में भी मुझे महामंडल का, अच्छा उसके बाद अभी जब चुन के बाद आने के बाद में, जो चुनने के आने के बाद समर्थन के समय में मुझे महामंडल ये दिया गया था। जुर्गवार जी फिर से चलते हैं। कुछ लोग जनता जानने के लिए काफ़ी कुछ लालायित थे, क्योंकि आप काफ़ी लोकप्रिय हैं। हमारे चंद्रपुर विधानसभा के विधायक किशोर जुर्गवार जी जैसे हम लोग बातचीत करें। अच्छा मुझे बताइए कि जैसा फिर आपने अपना एक अलग पार्टी, अपनी दल स्थापित किया और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है यंग चांदा ब्रिगेड, और उसके मार्फत ने अपने सोशल काम करना, समाज सेवा काम करना शुरू किया, और फिर ऐसा हुआ कि आपने कांग्रेस में प्रवेश किया, कांग्रेस पार्टी में आप प्रवेश किए। सभी को ये था कि नहीं, अब किशोर जुर्गवार जी अब कांग्रेस में चले गए, सारी चीज़ें गए, और बाकायदा हर जगह पूरे फोटो वायरल हो गए। और उसके बाद फिर लगातार जो हर पार्टी में राजनीतिक गुटबाजी होती है, और अहम मौके पर वो तो शायद मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चर्चित विषय था कि रैली निकाली गई और लास्ट मोमेंट तक एक रहस्य जैसे एक सस्पेंस बना था कि चंद्रपुर विधानसभा का प्रत्याशी कौन, इन्हें चुनकर आने की तो बात है, लेकिन तो उस समय क्या हुआ, तो कुछ लोगों ने कहा कि 2 लोगों के एबी फॉर्म में जमा हो गए। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या हुआ, क्या था? हुआ ऐसा है कि मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा। जी जो आपका सवाल आधार जी कि आपने शिवसेना क्यों छोड़ी। जी मुझे ध्यान में आ गया था कि शिवसेना और बीजेपी ये उद्धव जी बीजेपी के साथ में युति करेंगे। अच्छा, मुझे ध्यान में आ गया था। और अमित शाह जी के घर से निकले तो मैंने 2 साल पहले ही अपना ये रास्ता, अच्छा। अभी गलत है। जी। फिर इनका आखिरी तक दामन अपन झंडा चलाने का, और फिर ये गड़बड़ हो गई तो फिर वो बेकार है। इसलिए मैंने अपना यंग चंदा ब्रिगेड जो सामाजिक संगठन है उसकी स्थापना की और उसके माध्यम से काम किया। ये काम करते वक्त में फिर जो आपने जैसा कहा कि जो आंदोलन है, जो लोग है, जो ये मीडिया के आप लोगों के माध्यम से या फिर जो जाते रही, तो सभी पार्टी के प्रमुख नेता ये मेरे से संपर्क में थे। अच्छा, यानी उसमें कांग्रेस के थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, उसमें शिवसेना के थे, राष्ट्रवादी के थे, सारे पार्टी के लोग, नेता, शीर्ष नेता ये मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाना चाहते। अच्छा, हाँ, यानी इस समय के चुनाव की सबसे बड़ी बात है, इंक्लूडिंग बीजेपी ऑल्सो, और बीजेपी आल्सो, और बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने मुझे आश्वासित किया कि आपको हम टिकट देंगे या नहीं देंगे। वो दोनों राज्य और राष्ट्रीय स्तर के थे। इन्होंने कहा कि आपको टिकट देंगे। तो लेकिन मैं किसी पे ये नहीं था, मैं जो मालूम था कि राजनीति क्या है। काफी अनुभव पहले आपको बहुत सारी बातों को मैंने कहा कि भाई जो मुझे देगा शीर्ष नेतृत्व। तो फिर ऐसा हुआ कि दिल्ली में एक बैठक हुई। अच्छा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। उस बैठक में कांग्रेस मुझे बोल रही थी कि आप आ जाओ, लेकिन कांग्रेस का इतिहास मुझे मालूम है कि कांग्रेस टिकट क्या होता है, क्योंकि वो सेम बात बाबू धानोकर जी के साथ में हुई थी। विधायक जी का उन्होंने रिजाइन करने लगाया था, उन्होंने किसी को टिकट दी, ठीक है, बोला ऐसा नहीं। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी बोल रहा था कि भाई आप कहीं जाना नहीं, आपको हम टिकट देने वाले। राष्ट्रवादी के बोल रहे थे कि भाई हम हमारे कोटे में लेने वाले, आप हमारे से लड़ो। शिवसेना बोले हो सके हम भी देख रहे। बोला तो आप सब जन देखो, हम भी आपको देखें। तो फिर 6 लोगों की जो हाई लेवल कमेटी की जो मीटिंग हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसमें 6 में से 5 लोग, ये 71 चंद्रपुर विधानसभा के ऊपर में सबसे ज्यादा अगर समय का अगर चर्चा अगर हुई होंगी तो 71 चंद्रपुर के ऊपर में चर्चा हुई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें वहाँ के उस समय के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जेपी नड्डा जी थे, राज्य के अध्यक्ष देवेंद्र जी चंद्रकांत दादा थे, राज्य के मुख्यमंत्री जी थे, यहाँ के माजी सांसद थे, यहाँ के
जो भारतीय जनता पार्टी के जिले के नेता थे वो थे। ऐसे 6 लोगों के बीच में मीटिंग हुई, 6 लोगों के बीच में 5 लोग मेरे को टिकट देने के पक्ष में। अच्छा, 5 लोग। एक जो थे वो बोले कि नहीं, हमको नहीं, अच्छा, उनको नहीं देना है, वो अड़ गए। तो उन्होंने फिर मुझे टिकट वो नहीं मिला। अच्छा, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, मैं मेरी बात नहीं, क्योंकि इतनी हाई लेवल मीटिंग है, यहाँ जैसे 5 लोग है, 5 लोगों में जो बात है और वहाँ पे ऐसा, तो 5-6 में से 3 लोगों ने मुझे सेम बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा वहाँ का हुआ। लेकिन एक जन अड़ गए, उन्होंने बोला कि नहीं, हमको नहीं टिकट। जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि नहीं, उनके मन से करो, उनका जिला का में नेतृत्व है, उनके मन से करो। तो इसलिए हमको टिकट नहीं दिया गया, और मैं टिकट नहीं दिया गया। और टिकट तो नहीं दिया गया, लेकिन मुझे रात को 1:30 बजे फोन करने वाले भी वही थे। अच्छा, वो 6 में से एक, उन्होंने कहा कि हम सॉरी, मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुखी दिन मुझे लग रहा है कि मैंने तेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए जो मैंने तुझे शब्द दिया है, एक ने तो शब्द दिया था 3 बार, लेकिन जिनका शब्द पालन होता है, ऐसे नितिन जी गडकरी, जब मैं नाम लेकर बताऊंगा, कि उन्होंने रात को मुझे 1:30 बजे कहा फोन करके कि किशोर, मैं तुझे टिकट नहीं दे पाया हूँ, सॉरी। और बोले तुझे जो अच्छा रास्ता लगता है वो रास्ते में तू जा, तुझे जो मेरी शुभकामनाएं। ऐसा कह के उनको रात में मुझे 1:30 बजे उन्होंने नितिन जी ने फोन करके रख दिया। फिर इधर भी कांग्रेस का नेतृत्व था ही था। फिर कांग्रेस के नेतृत्व आदरणीय विजय भाऊ वडेट्टीवार जी, उन्होंने कहा कि हम आपको टिकट देंगे, जो साथ नहीं थे। मतलब भाऊ कैसा टिकट तो आप देंगे बोल रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी का आपका भी क्या चलता है? तो बोले अब ऐसा है, तेरे को भरोसा कैसा है? मतलब भरोसा अब ऐसा है, आपका अगर शीर्ष नेतृत्व सब अगर है तो बोला मुझे प्रवेश करने में कोई अड़चन नहीं टिकट के लिए। तो बोले ठीक है। फिर हम लोग दिल्ली गए। और मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, आपने कांग्रेस प्रवेश की बात कही, तो मेरे प्रवेश के समय में कांग्रेस में मैंने जो प्रवेश किया, एक फॉर्मेलिटी उन्होंने कहा कि भाई हम प्रवेश के सिवा हम टिकट नहीं देते। मेरे प्रवेश के समय में यहाँ के शहर के अध्यक्ष नंदू नागरकर थे, जिले के अध्यक्ष प्रकाश भाऊ देवतड़े थे, यहाँ के नेता के रूप में, जिले के नेता के रूप में विजय भाऊ वडेट्टीवार थे, प्रदेश के अध्यक्ष बाला साहब थोराट थे, प्रदेश के प्रभारी खरगे साहब थे, प्रदेश के संपर्क वेणुगोपाल थे, जिनके बाद में नाम लिया जाता है सोनिया गांधी राहुल जी के नाम पे, वो तुम्हारे मुकुल वासनिक थे। मेरे प्रवेश के साथ में समय में कांग्रेस के एक छोटे कार्यकर्ता से लेके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के ये सारे लोग मेरे प्रवेश के समय में थे। और उन्होंने मेरा प्रवेश कराया और मुझे लिस्ट में भी नाम बताया। अच्छा, कि अभी हम ये लिस्ट लेके अभी हम 10 जनपद जाएंगे, वहाँ से उसको कल इसको पब्लिश कराएंगे। हमने वहाँ प्रवेश किया और प्रवेश करके हम चंद्रपुर में आए। बात का तो आपको मालूम है, बाद में किसी को ही दे दी गई, यानी जिनको पिछले चुनाव में केवल 25,000 मत मिले थे, तीसरे क्रमांक पे थे, उनको टिकट दी गई और हमें टिकट नहीं दी गई। फिर आपने वो एबी फॉर्म की बात की, बोला ठीक है टिकट नहीं तो नहीं। अब तो ये तो है ही हो गया कि कोई अभी टिकट हमको देना नहीं चाहता, शायद हम लोग टिकट लेने के लायक नहीं है। फिर हमने मन बनाया कि फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने फिर कहा कि भाई आप टिकट अच्छा, हाँ हमारी ले लीजिए, टिकट हम देते हैं और हमारा आखिरी तक ये चलते रहने वाला, हम आपको करेंगे। फिर मैं बोला नहीं, हमने फिर अपक्ष का ही मन बनाया और अपक्ष के तैयारी। मैं मेरे ऑफिस से निकला, उसका बड़ा एक मजेदार किस्सा है। अब तो कांग्रेस ने टिकट दे दी थी, डिक्लेयर कर दी थी कि भाई वो कांग्रेस के प्रत्याशी जिन अभी जो चुनाव में खड़े थे वो है रहेंगे। मैं मेरे ऑफिस से अपक्ष के रूप में निकला। मैं मेरे ऑफिस से फॉर्म भरना, चुनावी फॉर्म भर नामांकन दाखिल करने के लिए अपक्ष के रूप में निकला। अच्छा, मैं जैन टॉकीज तक गया तो मुझे जैन टॉकीज के पास में फोन आया कि बोले जोरगेवार जी आपने फॉर्म नामांकन दाखिल किया क्या? तो मैं बोला करने जा रहा हूँ। बोले आप हमारी टिकट लोगे क्या? कांग्रेस की लोगों का फोन जा रहे होंगे वहां पे, उनको प्रेशर बढ़ गया कि भाई आप कौन से आदमी को टिकट दे रहे, जो जीत के आ रहा है उसको नहीं दे रहे, उसका आप रैली देखिए, विजय जुलूस की रैली, यानी विजय बोलूंगा ये नामांकन दाखिल करने की रैली देखिए। अगर ऐसे आदमी को अगर आप टिकट नहीं दोगे तो कांग्रेस क्या करेगी? वो शायद प्रेशर जिले नेतृत्व पे, राज्य के नेतृत्व पे बड़ा होगा। तो उन्होंने मुझे फिर फोन किया, बोले आप हमारी टिकट लोगे क्या? बोला साहब मैं आपकी टिकट लेने के लिए तो मैंने प्रवेश किया, मैं दिल्ली आया, अब आप फिर
मुझे पूछ रहे हो, टिकट तो आपने मुझे दिया नहीं है, मैं तो टिकट लेने के लिए सदैव था। मैं भी सोच रहा था कि भाई राष्ट्रीय पक्ष का टिकट मिलता है तो अपनी जीत पक्की हो जाती है, एक अपनी एक वोट बैंक होती है। क्योंकि यहाँ का इतिहास ऐसा है कि बाबूराव जी पुर्दुके छोड़ के अपने उम्मीदवार यहाँ से कभी चुन कर लिया। फिर हम लोग जनता जैन टॉकीज के पास में गए, जैन टॉकीज के पास में फोन आया, जैन टॉकीज से चर्च तक के ओके हो गया। चर्च के पास में मुझे टिकट का कंफर्मेशन आया, बोले आप हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, ठीक है। कांग्रेस के झंडे हमारे पीछे लहरा वही यानी ऑफिस से, यानी मेरा गांधी चौक में जो ऑफिस है, ऑफिस से जैन टॉकीज झंडे, कांग्रेस के झंडे, निर्दलीय उम्मीदवार मेरा वो प्रवास, और वहां से फिर जटपुरा गेट तक कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस का उम्मीदवार। और वहाँ फिर फोन आया, यानी 3 बज गए थे, तो हमारे को रैली थोड़ा इंदिरा गांधी जी के पुतले तक के, हमने उसको रैली को लेके गए और पहले जाके वो नामांकन भेज दिया। तो फिर वहाँ हमको कहा गया कि भाई तुम्हारे झंडे नीचे ले लो। कांग्रेस ने और दूसरे उम्मीदवार को जिनको टिकट डिक्लेयर की गई, उन्होंने भी अपना नामांकन के साथ में एबी फॉर्म जोड़ दिया, यानी हमारा भी एबी फॉर्म और कांग्रेस का भी एबी फॉर्म। तो वो तो एक सद्बुद्धि आई थी, मुझे किसी ने कहा कि वो कुछ भी हो, बोले आपका अपक्ष का फॉर्म लेकिन एक आपने बरकरार रखना चाहिए। तो उनको भी दिया गया और हमें भी दे दिया गया। नियम के अनुसार 3 बजे के पहले मैंने मेरा नामांकन दाखिल किया, जिसके साथ में एबी फॉर्म ओरिजिनल, जिसमें बाबा साहब थोरात की साइन वाला मैंने फॉर्म लिया। ओरिजिनल फॉर्म जो नेट से डाउनलोड किया गया नहीं था, वो ओरिजिनल फॉर्म मेरे पास में था। पार्टी का जो एबी फॉर्म आया था, जिनके पास में आया था, उन्होंने मुझे दिया। 3 बज के कुछ मिनट के बाद में लेट फॉर्म उनका आया था, उनका फॉर्म वो ऐसे तो दाखिल कराने को नहीं, तो उन्होंने कर लिया। और तीसरी बात, समय समाप्त होने के बाद में फॉर्म स्वीकार किया गया। अच्छा, समय समाप्त होने के बाद में भी फॉर्म स्वीकार किया गया। फिर जब उसका स्क्रूटिनी आई 1 दिन के बाद में, तो स्क्रूटिनी में हमारा कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ। और ये सबको मालूम था कि किशोर जोरगार का रिजेक्ट का फॉर्म होने वाला है, क्योंकि जिस अधिकारी को मैं, जो मेरे जाने के बाद में मुस्कुराते हुए भैया जोरगार जी करके बात करता था, उसके तरफ देखने के बाद में मैं समझ गया किशोर कुछ तो काला है, गड़बड़ झाला है। बोले आपने फॉर्म जो जोड़ा है और 2 फॉर्म है, एबी फॉर्म 2 है क्या, हम आपका रिजेक्ट करते हैं। मेरे साथ में भी एडवोकेट थे, उन्होंने भी अपने एडवोकेट लाए थे। मैंने पूछा कि भी किस आधार पे, अगर आपको ये फॉर्म रिजेक्ट करना है, ये एबी फॉर्म, तो दोनों कर दीजिए। एक ही चीज पे अगर कोई 2 लोग दावा करते हैं तो दोनों उसको खारिज करो। या फिर आप बोल रहे हो तो मैंने पहले दाखिल किया है, मेरा फॉर्म पहला है, मेरा ओरिजिनल है। और नियम ऐसा है कि जो नामांकन के समय में जो पेपर दाखिल किए जाते हैं, उसके बाद में कोई किसी डॉक्यूमेंट को कोई अर्थ होता नहीं, लेकिन वो सब सेट था। कुछ बड़े नेताओं का प्रशासन पर जो दबाव कैसा काम करता है, वो ध्यान में आया और उन्होंने मेरा वो फॉर्म रिजेक्ट किया। लेकिन मैं उनका फिर से धन्यवाद करूंगा अधिकारियों का कि उन्होंने मेरा कम से कम अपक्ष का फॉर्म उन्होंने बरकरार रखा, नहीं तो वो भी रिजेक्ट करने के लिए उनके ऊपर में कहा गया था। देखिए कैसा है कि ये 4 लोगों के बीच में बोली हुई बात भी कल जाएगी बाहर। ये मेरा इंटरव्यू कितना भी अनकट आप करोगे अगर कोई बात, लेकिन यहाँ जो 5 लोग हैं कभी आज नहीं, कल नहीं, परसों बात जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर में प्रेशर बहुत ये था कि आपका फॉर्म ही न रहा, लेकिन हमने वो किया नहीं। एक काम एक बात उनकी मानी, समझिए, एक दूसरी बात हमने आपकी मानी। तो मेरा अपक्ष का फॉर्म बरकरार रहा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मेरा वो जो मिला हुआ कांग्रेस का फॉर्म था, एबी फॉर्म, वो रिजेक्ट करवाया। फिर आपने अब तो वहाँ सा रास्ता एक प्रकार से
प्रत्याशी के रूप में वो तो बंदी हो गया कांग्रेस में। फिर आपने पूरा, फिर उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, काफ़ी लोग आपके घर पे आए, फिर आपने एक मीटिंग ली कि चुनाव लड़ना कि नहीं लड़ना, काफ़ी लोगों का समर्थन और काफ़ी कुछ उसके बाद में हुआ, और आपने पूरा मन बना लिया कि चुनाव जब लोगों का ज़्यादा आपके प्रति एक प्रकार से लगा तो उसके बाद आप चुनाव में उतरे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, और उसके बाद आप विधायक बने और एक इतिहास रच दिए। देखिए कैसा होता है कि जीवन में हम और आप, हम लोग बहुत सर्वसाधारण परिवार से आए हुए हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसा जो फिल्मों में है कि भाई चलो एक आधा अगर कोई बोलते हैं कि भाई इसने लड़ना ही नहीं चाहिए, इसने शादी ही नहीं करना चाहिए, तो फिर एक मन में आ जाती है कि भाई जब इतना विरोध कर रहे कुछ लोग जो गांव के खुद को राजा मानते हैं, वो अगर उनको लगता है कि भाई इसने नहीं रहना चाहिए तो हमारे जैसे ने क्यों रहना चाहिए। हम भी अपना पारिवारिक जीवन जिएंगे भाई। ये 14 साल हमने जो 2004 से 2019 का ये जो 14 साल का मेरा 15 साल का जो है वो मेरे जीवन का गोल्डन टाइम है। इंसान का जीवन में मैं तो ऐसा मानता हूँ कि 35 से 50 ये सबसे उसका प्राइम टू प्राइम एज होता है। 25 साल तक आदमी एक काम के पीछे होता है, वो कामकाज में लगता है। 25 साल से उसके काम की शुरुआत होती, मेरी थोड़ी पहले हुई। मैं उम्र के 15 साल से काम कर रहा हूँ। मैं उम्र के 15 साल से काम स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ। मैं आपका विषय का भी मैं बताऊंगा आपको, अगर बिजनेस आप मेरे व्यवसाय के बारे में पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। तो 25 से 35 अपन एक थोड़े स्थिर होते हैं, एक समझ भी आती है कौन सा काम किस तरीके से क्या है, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों का एक आदमी को तालमेल बिठता है। और 35 से 50 ये दोनों का ये करते हुए 25 से 35 का आदमी केवल हार्ड वर्क करता है, लेकिन बाद में काम किस तरीके से सुयोग्य किया जाता है उसको समझ आती है। और ये समय हमारा जीवन का हमने ये राजनीति में सामाजिक कामों में बिताया है। और फिर ऐसा 14-15 साल का इतना लंबा समय जाने के बाद में सारे लोग, सारी पक्ष, सारे पार्टियां विरोध में रहने के बाद में एक चुनाव हारने के बाद में जिस आदमी ने जो चुनाव हार गया, आप मुझे बताइए कि मुझे यहाँ तक बोला गया था 2009 के चुनाव में कि भाई किशोर तुझे 2 आमदार निवास में 2 कमरे मिलेंगे। एक कमरा उस समय की नेता शोभाताई फडणवीस जो डिलिमिटेशन में उनको सीट नहीं मिलेगी, एक ही बल्लार से विधानसभा, तो बोले उनको विधान परिषद में लेने तक के एक रूम आपको 6 महीने 8 महीने के लिए उसको देना पड़ेगा। यानी विधायक के पूरे भूमिका में मैं आया। उसके बाद में 2009 से 2014 विधायक भले नागपुर के थे, लेकिन एक विधायक का काम के रूप में मैंने काम किया। यानी 4 से 9 आपको ये कहा गया कि आप विधायक हो, बनने वाले हो। फिर आपको बोला जाता है कि आपको विधायक समझ के ही काम करना है। अच्छा, समझो, मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन आपको बोला जाता है कि विधायक के समझ, अपन भी समझ लेते हैं कि विधायक के जैसे ही काम कर रहे हैं। और फिर विधायक, ये 10 साल का जो समय होता है, 15 साल, ये बड़ा इंसान के जीवन को बड़ा कठिन कर देता है। तो वो समय फिर 2009 में चुनाव हार गया, 14 में, सॉरी 9 से 14 से फिर चुनाव, जिस पार्टी के लिए अपन ने काम किया उसी पार्टी ने अपने को टिकट नहीं दिया, अपन दूसरी पार्टी में गए, दूसरे पार्टी से चुनाव हार गए। फिर ऐसे 15 साल के बाद में परिवार फिर देख रहा था कि मुझे भी ध्यान में आया कि मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई, मेरा बेटा इतना था तो आज इतना हो गया। आज जो माँ उस समय में अच्छी चल सकती थी, 15 साल में बेचारी वो आज चल नहीं पाती। यानी फिर वो 15 साल का पूरा अपना जो है, जो ये सारी चीज़ें जो है, एक पद आपका आमदारगी का, विधायक का एक अलग है और ये सारे लोग अलग है। तो उस समय फिर वो 2 दिन मेरे लिए बड़े कठिन गए। मैं आपको बताता हूँ, वो फॉर्म जब दोनों पार्टी के फॉर्म आए और मेरे लिए बड़े कठिन गए। और मैं बोला, फिर मैं मन बना लिया कि भाई नहीं बनाएंगे, मैं क्यों करेंगे। देखो इसमें 2 चीज़ें होती है कि शायद अगर जनता का अगर आशीर्वाद प्रेम अगर नहीं मिलता तो कौन सी स्थिति में रहते थे। आज आप जानते हो कि चुनाव लड़ना कोई आसान नहीं है, उसमें तुम्हारी सामाजिक हानि भी बहुत होती है। इसलिए फिर मेरा 2 दिन का समय बढ़ाया गया, लेकिन लोगों को मैं 7 जन्मों तक अपने उनका आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझे मेरे उस निर्णय से मुझे पीछे हटने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपको चुनाव के मैदान में रहना ही है, और फिर हमने अपक्ष चुनाव लड़ने का मन बनाया। अच्छा, मुझे जरूर जी, आप कभी सोचे थे कि इतने बड़ी जीत, एक निर्दलीय उम्मीदवार आपने दिया, कभी आपके दिल में कल्पना आया था कि जीत ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी जीत, यानी इतना लोगों का प्रेम? इस समय मैं आपको कहूँगा 40,000 मतों से मैं जीतने का मेरे मन में था। मैं 1 लाख मत लूँगा
और मेरे विरोधी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जो रहेंगे वो 60,000 लेंगे। वो लोकसभा के नतीजों के आधार पे मैं कह रहा था। 78,000 वोट उनको लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, 1,05,000 वोट कांग्रेस को मिले थे। तो मुझे एक अंदाजा था कि 78 के 78 नहीं मिलेंगे उनको भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे वोट 60,000। मेरा एक अपना जो घूमने के बाद में जो अंदाजा आता है, और मुझे मिलेंगे 1 लाख। ये मेरा आकलन था। लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गई उसमें। फिर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को केवल 44,000 मत मिले। यानी उस समय में अगर वो 60 और 1 लाख के बीच का 40,000 की 25 से 40,000 के बीच में मैं चुन के आऊँगा, ऐसा मेरा पक्का था। लेकिन जीत के आऊँगा ये विश्वास हो गया था। लेकिन फिर उनको 44,000 मिले, यानी 16,000 हो, 16 × 2 राजनीति में होते 32, तो ऐसे ये 72,000 हो। मुझे इतनी बड़ी जीत की मैंने भी कल्पना नहीं की थी, ये तो सच्चाई है। अच्छा, एक आप तो ऑलरेडी एक ऐसा परिचित नाम था आपका, समाज में एक कार्य था, आप काफ़ी एक्टिव थे। आपको लगता है कि जो इसके पहले जो विधायक थे उनके खिलाफ या कहिए या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का एक प्रकार से उसके विरोध स्वरूप आपको वोट मिले, कि आपका खुद का संपर्क बोलिए, यहाँ तक कि चुनाव में जो बातें उभर कर आई कि आपके पीछे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने एक प्रकार से पीछे रह के काफ़ी सपोर्ट किया, कांग्रेस के लोगों ने आप, क्योंकि आपकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा, उसका कारण है कि विधायक किशोर जरग्यार जी के व्यक्तिगत लोगों से संबंध है, और ये सारी चीज़ें काफ़ी भावनात्मक भी चीज़ें आपके साथ में जुड़ी। देखिए, ये सही है कि ये चुनाव एक ऐतिहासिक अलग प्रकार का चुनाव है। ये चुनाव में सारी पॉलिटिकल पार्टियां विरोध में थी। मेरे सारे पॉलिटिकल नेता, कुछ गिने चुने छोड़ के, ये भी मेरे विरोध में थे। लेकिन इस समय ऐसा हुआ कि पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पार्टियों के, अब भारतीय जनता पार्टी लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, कांग्रेस ने तो मेरा पूरा ही काम किया। 90% कांग्रेस मेरे साथ में थी, शिवसेना मेरे साथ में थी, राष्ट्रवादी साथ में थी, ये और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे लोग मेरे साथ में, जो उनका जो सहयोग सहकार्य था वो था ही था। तो नेता विरुद्ध कार्यकर्ता, राजा विरुद्ध प्रजा, ऐसी ये लड़ाई हुई। और ये तो इतिहास है, जब जब भी दुनिया में क्रांतियाँ हुई, बदल हुए, तो राजा को तो जब प्रजा के सामने तो ये होना ही पड़ता। कुछ लोगों को अहंकार आ गया था कि हम कहेंगे वैसा ही ये गांव चलेगा, ये गांव का मत हमारा मत यानी गांव का मत है, ऐसा हो जाता है। तो लेकिन लोगों ने वो बातें नहीं मानी। अब भी उसका इतना बड़ा नतीजा आपके सामने आया कि इतने बड़े विजय की कल्पना मैंने भी नहीं की थी, किसी ने भी नहीं की थी, और हारने वालों ने भी इतने बड़े पराभव की कल्पना नहीं की थी। वो तो जीतने की बात कर रहे थे, पहले दिन तक भी उन्होंने कहा कि हम लोग 30,000 वोटों से जीतने वाले हैं। अच्छा, विधायक जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, विधायक पराजित हुए, आप एक निर्दलीय और बहुत बड़ी जीत के साथ में आप उभर गए। लेकिन जब सरकार की बनाने की जब अटकलें शुरू हुई, जब ये शुरू हुआ कि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ये त्रिशंकु ये सरकार एक बार फिर महाराष्ट्र में बनने जा रही है, तो उस समय विधायक किशोर जरग्यार जी जाते हैं और जाके उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपना समर्थन का देते हैं। उसको लेकर चंद्रपुर जिले में कैसा पूरे महाराष्ट्र में तमाम तरह की चर्चा है। उसके बाद आपने एक प्रोग्राम में कार्यक्रम भी रखा था गांधी चौक में, तो उस समय आपको नहीं लगता कि जैसा कि आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, विधायक के खिलाफ जाए और आपने सरकार के लिए समर्थन दिया, उस समय आपके दिल में क्या चला था? देखिए, कैसा है कि राजनीति में कुछ मर्यादाएं होती जी, कुछ बातें होती है। उसमें की बात यह है कि भाई अपक्ष रहने के बाद में आपको अगर अपना काम कराने हैं तो किसी न किसी सरकार के साथ में रहना चाहिए। आप देखिए, जितने भी अपक्ष लोग होते हैं उनको अपना एक किसी ना, और आप अगर मैं जिस दिन समर्थन किया उस दिन का अगर समय आप देखोगे तो उस समय यही था कि शिवसेना बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था जी। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और वो चुनाव लड़ने के बाद में कोई भी शुरुआती समय में, उसके पहले का चुनाव तो उन्होंने अलग अलग लड़ा था। 2014 का चुनाव अलग अलग लड़ा था, शिवसेना अलग लड़ी थी, बीजेपी अलग लड़ी थी, लेकिन एक महीने के बाद में दोनों ने सरकार बनाई थी। इस समय वो स्थिति नहीं थी। लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ा था, विधानसभा का भी चुनाव मिलकर लड़ा था, लेकिन उस समय इतना ही था कि भाई कोई भी पार्टी अपने बार्गेनिंग के लिए वो थोड़ा चलता है कुछ दिनों के लिए,
तो वो बात चल लेगी। और सरकार युति की नहीं बनेगी, अच्छा, ये किसी को भी कल्पना नहीं थी किसी को, यानी इसके बारे में किसी को लगा ही नहीं था। इवन जो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस है, इनको भी नहीं लगा था। और बीजेपी, शिवसेना के अनेक नेताओं को जो मंत्री है आज, उन्होंने भी कहा कि हमको भी नहीं लगा था सरकार बनेगी। यानी इस तरीके से सरकार तो बीजेपी के साथ में मैंडेट लोगों ने दिया है, वो युति में मिलकर लड़े, इस टाइप की सरकार बनेगी। तो उस समय में फिर मुझे देवेंद्र जी फडणवीस जी का फोन आया था, बोले किशोर जी आपने हमको समर्थन करना चाहिए। बोला भाऊ मैं ऐसा नहीं, बोले राजनीति में सब चलते रहता है, आपने समर्थन करना चाहिए। देवेंद्र जी का बाद में नितिन जी गडकरी ने कहा कि किशोर तू समर्थन करते हैं, तो हमारे में कहीं है साथ वाला है। बोला नहीं मुझे ऐसा है, नहीं बोले मैं बोल रहा हूँ समर्थन करते। तो उस आधार पे अब इनमें दोनों में चालू हो गया था कौन ज्यादा। शिवसेना बोल रही थी हमारे साथ में आओ, हम आपको महामंडल देते। बीजेपी बोल रही थी आप आओ, हम तुम्हारे साथ में करेंगे। तो मैंने भी फिर सोचा कि भाई नेचुरल रूप से बीजेपी के पास में मुख्यमंत्री पद रह सकता है, जा सकता है। तो यानी अपने चंद्रपुर विधानसभा की। और मैं आपको एक बात और कहूंगा, वो पत्र मैंने दिया था, वो युति के शासन को समर्थन दिया था मैंने। अच्छा, युति के मैंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं किया। अच्छा, हाँ मैंने मेरे पत्र में, अगर आप कहोगे तो मैं कल आपको दूंगा जी, उसमें मैंने युति के सरकार होने वाले सरकार को मैंने समर्थन किया, इस बात का मेंशन किया। हाँ इस बात का स्पष्ट रूप से मेंशन किया। और उसमें वो पत्र युति के प्रमुख के नाते, युति में मिली हुई सबसे ज्यादा सीट के प्रमुख के नाते मैंने देवेंद्र जी फडणवीस के साथ में हाथों में मैंने पत्र सौंपा। जनता के हित के लिए एक प्रकार से, हाँ जनता के हित, क्योंकि सरकार अगर काम कराना है तो सरकार के साथ में अपक्ष नहीं तो एक अपक्ष आदमी करेगा क्या। तो विधायक किशोर जरगार जी, अब मैं चलता हूँ, जैसे कि अभी 1 साल आपके हो गए, अभी 1 साल के, अब हम चलते उस दौर की ओर। चंद्रपुर विधानसभा के विधायक निर्दलीय किशोर जरगेवार, जिनका 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल में ऐसा कि जब से जनता ने आपको पूरे विश्वास के साथ में यहाँ पर यानी एक प्रकार से विजयी बनाए, 1 साल के अंदर आपकी ऐसी क्या गतिविधियां हैं जिस पर आप प्रकाश डालें, जो अभी तक आपने की है? देखिए कि जीवन में परीक्षाएं तो हमको देनी पड़ी है, हर समय पे देनी पड़ी है। अब हम इतने भारी बहुमत से जीत के आए जी, लोगों ने काम के लिए अपेक्षा से वहाँ भेजा, लेकिन 2 महीने सरकार नहीं बनी। किसकी सरकार बनेगी ये कुछ नहीं था। बीच में राष्ट्रपति राजवट आ गई, राष्ट्रपति राजवट का समाप्त होता नहीं, एक 3 दिन का अधिवेशन नागपुर का हुआ, उसके बाद में कोरोना आ गया, फरवरी महीने से मार्च महीने से ये सब बंद हो गया। यानी अगर पूर्ण रूप से आप कहोगे तो मुझे काम करने का जो आनंद मिलना चाहिए, जो काम करने के लिए सर्कमस्टेंसेस होनी चाहिए, वो नहीं है। नहीं, लेकिन ये कहना भी मुझे कि भाई कोरोना आया तो मैं कुछ भी, ये भी कहना गलत है, क्योंकि काम तो आपको करना ही चाहिए। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आपको काम करने के लिए लोगों ने भेजा हुआ है। तो ये 1 साल मिला जुला रहा है, लेकिन एक आधे लगता था कि भाई अपन बहुत अच्छे से काम करेंगे, तेजी से काम करेंगे, क्योंकि समय बड़ा बुरा है। ये अलग प्रकार का संकट है कि भाई कहीं बाहर ही नहीं जाना है, किसी को मिलना ही नहीं है, वैसा संकट। तुम्हारे मूवमेंट पे पाबंदी, उधर सरकार के इनकम पे पाबंदी, यानी इनकम बंद हो गया, और सारी जो डेवलपमेंट के काम है जो भी है वो रुक गए। तो इसलिए मिले जुले तौर पर रहा। लेकिन इसमें भी मुझे बड़ा आनंद है कि जब ये कोरोना का संकट काल के समय में अपन लोगों को अच्छी मदद पहुंचाने में कामयाब हुए। सबसे पहला जो कोरोना का फर्स्ट लॉकडाउन था, उसमें लोगों को साहित्य की जो मदद थी, वो मदद अपन पहले, सबसे पहले अपन ने भोजन शुरू कराए। चंद्रपुर में 10 से 12 हज़ार लोगों को नित्य रूप से पॉकेट अपन भेजते थे। बाद में एक फूड किट का वाटअप का एक समय आया, वो फूड किट अपन 25,000 से ज़्यादा फूड किट अपन लोगों तक, परिवार तक अपन पहुंचा पाए। उसके बाद का जो लॉकडाउन का समय आया कि सब जब जिधर उधर लोग फंसे हुए थे, चंद्रपुर के लोग, बाहर के लोग चंद्रपुर में थे, चंद्रपुर के लोग बाहर थे, ये लोगों को लाने ले जाने की जो व्यवस्था है, जो परमिशंस की आवश्यकता थी, वो करने में अपन अच्छे से कामयाब रहे। उसके बाद का जो अभी चौथा फेज है कोविड को लेकर, कि ये कोविड को लेकर अभी चौथे फेज में जो
चंद्रपुर में शुरू हुआ तो शुरू में नहीं था, लेकिन अभी कोरोना का जो प्रकोप है तो अभी जो पेशेंट्स को बेड उपलब्ध करा देना, पेशेंट्स को टेस्ट करवाना, इसमें भी अपन अच्छा से काम कर पाए। साथ ही साथ में मुझे बड़ा आनंद और गर्व भी महसूस होता है कि 3 अधिवेशन में से 2 अधिवेशन में मैं था, तीसरा अधिवेशन में तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि और पुरवणी मांगने मानने करके, ये जो पावसाळी अधिवेशन आप भी जानते हो, और उस समय मुझे कोरोना हुआ तो लेकिन 2 अधिवेशन जो हुए, नागपुर का और मुंबई का, ये दोनों अधिवेशन में चंद्रपुर की जो बुनियादी बातें, जो जरूरतें हैं, वो उठाने में मैं कामयाब रहा। आप जानते हो कि उस सभागृह में बात करने को मिलना बहुत बड़ी बात है, उसमें भी अपक्ष था और अनेक पार्टी के नेता हूँ मैं, किसी पे टीका नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप कहोगे कि 10 साल का अगर निकाल लोगे जो कुछ पिछले विधायक थे, मैंने तो उनको सभागृह में बोलते हुए कभी मैंने उनकी कोई ऑडियो क्लिप नहीं देखी। बोले भी होंगे, समय कहूँगा नहीं कि नहीं बोले, कभी ये बोलना भी, लेकिन ये दोनों सभागृह दोनों अधिवेशन में चंद्रपुर के जो बातें हैं वो तुम्हारे चंद्रपुर के लोगों को पट्टे मिलना चाहिए। उसके लिए चंद्रपुर में केवल एक पानी का सोर्स है तुम्हारा इरे डैम है, जो डैम अपनी मालकी का नहीं है, वो तो CTPS का है, लेकिन एक सेकंड सोर्स अपने पास में होना चाहिए। अगर इरे डैम के कैचमेंट एरिया में अगर पानी नहीं गिरेगा, बरसात नहीं होगी, तो इतना बड़ा शहर ये प्रॉब्लम में हो जाएगा। इसलिए धानोरा बैरेज का काम होना चाहिए, उसकी वो बात मैंने उठाई। चंद्रपुर के लोगों को 60,000 लोगों को आज तक पट्टे नहीं मिले, वो बात है। चंद्रपुर ये मोस्ट पोल्यूटेड है, हो जाता है। फॉरेस्ट कवरिंग हमारा 60% होने के बावजूद हम लोग महाराष्ट्र में नंबर 1 के पोल्यूटेड है, तो वो पोल्यूशन के लिए मैंने बात कही। चंद्रपुर में बिजली बनाने वाला महाराष्ट्र के 30 से 35% बिजली हम बनाते हैं, थर्मल एनर्जी बनाते हैं, लाखों टन कोयला जलने के बाद में भी बिजली हम मुंबई के भाव में लेते हैं, कभी कभी तो मुंबई से महंगी लेते हैं। तो चंद्रपुर के लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए, जो अपन ने कैंपेन भी चुनाव के पहले चलाया था, वो बात भी हमने सभागृह में समय समय पे उठाई। ये महापोर्टल, जॉब पोर्टल जो सरकार का था, उससे मैं आपको कहने में कहूँगा कि महाराष्ट्र में सबसे पहला जॉब पोर्टल, महापोर्टल जो था, ये बंद होना चाहिए। विद्यार्थियों का मोर्चा निकालने वाले अपन हैं, उसमें भी वो रद्द हो गया। महानगर पालिका भी आपने देखा होगा कि महानगर पालिका ये चंद्रपुर की अच्छी स्थिति में, ये इनके कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग लगना चाहिए, ये बात भी अपन ने सभागृह में उठाई, उसको भी यश मिला, उसके लिए बैठक लगाई। यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज के संबंधी की जो दिक्कतें हैं, जो समय पे प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं ये करने में मैं कामयाब रहा। यहाँ का बाउपेट का उड्डान पुल है, जो उड्डान पुल का काम अपने आंदोलन से शुरू हुआ, मैंने, आप जानते हो, आप आंदोलन कवर करने को आए थे, लेकिन वो काम उसको पैसे की वजह से रुक गया था, उसको मैंने पैसे दिलाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सारी बातें की है करूँगा, लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ के लोगों की बुनियादी बातें हैं, वो बुनियादी बातों को उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचाने का काम मैं जरूर और जरूर करूँगा। जैसा अभी आपने कहा कि अपनी चर्चा के दौरान जो आपने बातें कही, जब आप निर्दलीय थे, जो विधायक नहीं बने थे, आपने कैंपेन भी चलाया था और आपने भी विधानसभा के पटल पे वो प्रश्न की, आपको नहीं लगता कि 200 यूनिट जो आपने फ्री मुफ्त बिजली देने का, कहीं ना कहीं वो मुद्दा भी लोग, क्योंकि अब किशोर जोरगेवार जी को लोग विधायक के रूप में देख रहे हैं कि अब आपकी सरकार में है, आप सरकार में हैं, सरकार को आप समर्थन दे रहे हैं, पूरी यंत्रणा आपके साथ में है, वो लोग एक अभी भी यानी एक उम्मीद लगाकर अभी बैठे हैं कि शायद उनकी ये मांग को जिस प्रकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी कर उन्होंने मुक्त दिया है, तो उस पर बात आपने बहुत अच्छी कही कि वो बात लोगों के हक की है जी। मैंने जैसा इसके पूर्व कहा कि 200 यूनिट मिलनी चाहिए। मुझे उस समय दिल्ली सरकार घोषित करने के पहले कुछ लोग बोलते थे, जो खुद को बहुत पंडित समझते, वो जो पूरी ज्ञान की बातें बताते, वो कह रहे थे कि भारत में कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि बिजली सरसकट मुफ्त दी गई।
लेकिन जो इतना जो बहुत छोटा स्टेट है, जो बिजली भी कम उसके जरूरत के हिसाब की बनाता नहीं है, वो स्टेट अगर 200 बिजली यूनिट फ्री दे सकता है, हमारा स्टेट क्यों नहीं दे सकता? और हमारे तो एशिया का इतना बड़ा एशिया का प्लांट है, प्लांट हर चीज हम लोग उससे हमारी कर रहे हैं। तो हम लोग है ना, हम प्रदूषण झेल रहे हैं, प्रदूषण झेल रहे हैं। मेरे सारी चेहरे चीजें पे जो है, मैं अभी जो वैसे जो आपको आपके टीवी में देखेंगे, ये प्रदूषण की वजह से प्रदूषण है ना। आप कोई भी रिपोर्ट निकालिए, ये सारी यहाँ की ज्यादा से ज्यादा बीमारियां रिलेटेड टू पोल्यूशन। पोल्यूशन ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 2 रुपए 15 पैसे से 3 रुपए के दर में जो बिजली बना रहे हैं, वो बिजली हमने 12-15 रुपए में लेना जायज है क्या? तो हमारा हक बनता है। ये बिजली बनाने के लिए हमने जमीन दी है, कोयला दिया है, पानी दिया और इसके साथ में प्रदूषण दिया है। तो हमारे हक की तो बात है ही है कि 200 यूनिट बिजली हमको मुफ्त में वापरे, और इसके लिए बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है, इसमें बहुत बड़ा यानी बहुत बिजली जाने वाली भी नहीं है। 30 से 40 मेगावाट हो जाएगी। ठीक है, ये दिल्ली सरकार ने किया, ये सरकार में भी उस बात को चर्चा कर रही है। हाँ, लेकिन ये बात आपने दूसरी बात कही कि ये सभागृह में एक अपक्ष आमदार हूं, मेरी मर्यादा, मेरी क्षमता को भी आप समझिए, मैं इस बात को उठा सकता हूँ, लेकिन जहाँ ये निर्णय होता है, जहाँ कैबिनेट के मंत्रिमंडल में निर्णय होता है, उसमें मैं नहीं, ना ही मेरे साथ में कोई पार्टी है। लेकिन मुझे विश्वास है और चंद्रपुर की जनता का जो हक है, उस हक के लड़ाई के लिए जो समय में जिस आयुध के साथ में, संसदीय आयुध बहुत सारे हैं, वो सारे का प्रयोग करते हुए अपने को ये लड़ाई लड़नी पड़ जाएगी। अब होगा ऐसा कि इसमें और भी मुझे बाकी लोगों की सहयोग की जरूरत है। यानी किशोर दुर्गे और 200 यूनिट की बिजली की मांग के कोई चंद्रपुर विधानसभा के लिए नहीं कर रहा है, हमारी मांग पूरे जिले के लिए। तो मेरा ये आपके माध्यम से आह्वान रहेगा कि जितने भी यहाँ के लोक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी इस मांग को आगे बढ़ाना चाहिए। जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सामाजिक संस्थाओं ने अपना ठहराव लेकर इस बात को मांगना चाहिए। जितने लोग हैं, उन्होंने इस बात को अग्रेसिवली आगे आके ये अगर मांगेंगे तो अपने को मिलेगा। लेकिन ये सही है लोकशाही में कि जब तक आप उस चीज़ को कितनी आक्रामकता से ले जाते हो तो तभी होगा, नहीं तो आप देखते हैं कि कई अपन ऐसे अभी आंदोलन होते, कई मोर्चे होते हैं जिसमें वो समाज, वो संस्थाएं उस जगह कुर्सी पे होने के बावजूद भी वो मांगे पूरी नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से चंद्रपुर की जनता को कहना चाहूँगा कि 200 यूनिट की जो मांग अपनी है वो बिल्कुल जायज़ है और किशोर जोरगेवार इसके लिए हमेशा कार्यरत रहेगा। अब कुछ लोग बिल्कुल डाल देते हैं कि 200 यूनिट के वहाँ, अरे भाई मेरे हाथ में अगर रहता तो कल ही दे देता था, मेरे हाथ में रहता तो कल ही देता था। अब ऐसे कई राष्ट्रीय पक्षों के उदाहरण है कि राम मंदिर 370 का मुद्दा आज का नहीं था, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कब कहा, लेकिन 6-7 साल के बाद भी उन्होंने कंप्लीट किया। वैसा ही इस विषय को लेके जिस दिन ये लगेगा कि अगर चंद्रपुर के लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं दी तो यहाँ की बिजली हमको मिलेगी नहीं, उतना आक्रामकता से जब अपन आएंगे तो निश्चित रूप से अपने को 200 यूनिट बिजली अपने को मुफ्त मिलेगी। और अपनी इस मांग का सरकार ने भी बीच में, आपने जानते होंगे कि ऊर्जा मंत्री ने एक बार कहा था कि 100 यूनिट बिजली हम लोग मुफ्त देने का विचार करें। सरकार के तक अपन इस बात को कामयाब हो गए कि ये मांग अपनी सरकार तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। अब सरकार की भी स्थिति है, आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सारी बातों को विचार करते हुए इसको करेगी और मुझे विश्वास है कि ये निर्णय होगा जरूर। क्योंकि मैंने जो सवाल आपसे किया है जनमानस का सवाल है, आम जनता का ये सवाल है। जैसे आपको नहीं लगता कि अच्छा ऐसा क्या है चंद्रपुर विधानसभा के अंतर्गत, जैसे कि आपके क्षेत्र की मैं बात करूंगा, आपने काफ़ी अच्छी बात की कि जो मैं मांग कर रहा हूँ पूरे जिले के लिए, ऐसी कौन सी अभी भी आप मूलभूत समस्या है जिसको लेकर आपको लगता है कि इस पर काम करना चाहिए, जो हमारे चंद्रपुर विधानसभा की अगर हम बात करें, जिस क्षेत्र को आप देखो, सबसे मेरे को चंद्रपुर विधानसभा के बारे में एक चीज़ लगती है, वो है यहाँ पे पट्टे का प्रश्न, यानी जो मकान बने हुए, ये मकानों को पीढ़ियाँ निकल गई, 2-2, 3-3 जनरेशन हो गए, लेकिन उनके अपने अधिकार का मालकियत का पट्टा नहीं है। वहाँ पे सारे विकास काम हो गए, रोड हो गई, इलेक्ट्रिक की लाइनें आ गई, वाटर सप्लाई आ गया, लेकिन उसको जो जिस पे घर बना हुआ है वो घर के मालकियत का कागज उनको अब तक नहीं मिला। वो एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात,
हम लोगों का पोल्यूशन के बारे में भी हमको सोचनी चाहिए, क्योंकि इतना ग्रीनरी, ये शायद पहला जिला शहर होगा, मेट्रो महानगर होगा जिसमें लगकर जंगल है। यानी कभी कभी तो मैं गम्मत में मजाक में कहता हूँ कि आपने टिकट इतनी ताड़ोबा की बढ़ा दी तो हमारे को शेर देखे हमको मिलने को आ जाता है। यानी सिटी में आने वाला वन्य प्राणी ये पहला महानगर है। तो इस प्रदूषण के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। इसके साथ में ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन इसके एवज में हमको क्या मिल रहा है? तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारे को नहीं मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट हमारा नहीं मिल रहा है। मैं जब भी बोलते बोलते रह गया, यहाँ पे 50,000 से ज्यादा कंट्राक्टी कामगार है। कामगार कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेस के कामगारों के लिए कोई बातें नहीं है, कोई बातें हाँ, नहीं। मैंने अभी एक सबसे बड़ी मीटिंग लगाई, यानी कामगार मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सेक्रेटरी और चंद्रपुर का जिला प्रशासन और कंपनी, ये कामगारों के प्रश्नों को लेकर ये भी मेरी आप कह सकते हैं मैंने कहा है। तो ये कामगारों का रोजगार ये सही। दूसरी बात है कि यहाँ पे बीज बनती है, बिजली बनती है, और यहाँ पे देखा जाएगा तो आप ये सिटी पेस में 3,000 से ज्यादा अस्थायी कामगार हैं। धारीवाल उद्योग करके है, धारीवाल नाम के उद्योग में उन्होंने कहा कि भाई हम लोग कारखाना लगाएंगे तब 1,000 लोगों को जमीन देंगे, रोजगार देंगे। उन्होंने उस के लिए जमीन पानी ली, और उनके पास में जो कामगार है 650 कामगार तो अस्थायी है। ये सारे लोगों को स्थायी लिए होना चाहिए, ये हमारी मांग है। साथ में यहाँ के युवाओं के लोगों जो एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट मैं जानता हूँ कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता, लेकिन इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है। तीसरा, चंद्रपुर के नगर के लोगों को पानी मिलना ही चाहिए। चंद्रपुर के नगर के लोगों को बाईपास की एक आवश्यकता है, जो आप जानते हो। चंद्रपुर में जटपुरा गेट की एक समस्या है, जहाँ पे भातु कुंडी होती, वो है। ये सब बातें जो है, ये सारी बुनियादी बेसिक चीजें है। बाकी तो फिर रास्ते, लाइट और क्या है कि अब कुछ लोग बात करते हैं कि भाई यहाँ पे हमने बहुत विकास किया। तो मैं अभी आपको एक प्रश्न करूंगा कि यहाँ पे विकास के लिए एक बात तो बताओ कि जिससे भाई लोग समाधानी हो सके कि भाई ये बात चंद्रपुर के हित के लिए हुई, चंद्रपुर के ये रोजगार बढ़ाने के लिए बात हुई है, चंद्रपुर के आदमी का जीवन मान बढ़ाने के लिए। देखिए, चंद्रपुर मैं भी मानता था और चंद्रपुर के बाकी लोग भी मानते थे कि भाई चंद्रपुर बहुत धनवान है, लेकिन अभी लॉकडाउन के समय में जो कहानियां आपके सामने आई, हमारे सामने काफी कुछ आई कि लोगों के पास में एक समय का खाना भी खाने के लिए नहीं था। कुछ लोग तो मऊ के, वो आपने भी देखा कि महुआ के वो बीज लेकर खाते थे, एक समय भूखा रहते थे। तो ये बड़ी बात है। और हम अगर यहाँ का नेतृत्व करते हैं और हम अपने आप को अगर यहाँ के लोक प्रतिनिधि मानते हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। विकास तुम 1-2% लोगों के लिए करोगे। और एक ने एक अच्छी बात की कि चंद्रपुर का अगर डेवलपमेंट अगर कोई कहेगा तो डेवलपमेंट के लिए क्या है, यानी 4 बगीचे बनाना कोई डेवलपमेंट आप इसको मान सकते हैं क्या? जो एम्प्लॉयमेंट उद्योग है उनके उद्योग अपने को दे नहीं रहे, रोजगार नहीं दे रहे। यहाँ का जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है वो कॉस्मेटिक डेवलपमेंट हुआ है। बुनियादी बातें लोगों की, वो बुनियादी बातें भी अगर मैं कर पाऊंगा 2-4 तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। अच्छा, देखिए भाई, चंद्रपुर जिले में एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, बहुत चर्चा का विषय। चंद्रपुर जिले की शराबबंदी के बारे में एक विधायक किशोर जोरगेवार का क्या कहना है? कभी लोग कह रहे हैं कि उठाई जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं उठाने जाना चाहिए, तमाम तरह की इसमें अटकलें लगाई जा रही। एक विधायक के नाते, चंद्रपुर विधानसभा के विधायक किशोर जोरगेवार, इस शराबबंदी के संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, किशोर जोरगेवार विधायक बनने के पहले भी उसने 2 मुहिम चलाई थी। 2 मुहिम कौन सी? नो ड्रग्स पहली, और दूसरी वियर मास्क, मास्क पहनो क्योंकि प्रदर्शन। वो दोनों बातें। आप मुझे एक बताइए कि शराबबंदी होने के बाद में इसके फायदे और तोटे आप ही सोचिए। यहाँ पे ड्रग्स का प्रमाण बढ़ गया, ड्रग्स एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। यानी 2 उदाहरण मैं आपको ऐसे दूंगा ड्रग्स के, जिससे आप भी समझ जाओगे कि ये कितनी भीषण स्थिति है। शराब बंद होने की वजह से इजी वे में मिलने वाले ड्रग्स आ गए। एक जगह बागला चौक का एटीएम फोड़ा गया, वो ड्रग्स लिए थे लड़के, उन्होंने एटीएम फोड़ा और जो कचरा ढकेलने की गाड़ी में वो पूरा का पूरा एटीएम उखाड़ के वो लेकर जाने लगे। यानी नशे में आदमी ड्रग्स की क्या कर सकता है, वो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कि ये माउंट कॉन्वेंट के पास में
एक मोटरसाइकिल आ रही थी, गुने दर्ज है दोनों। माउंट कॉर्नेट के पीछे से दो लड़के जा रहे हैं, पीछे से दूसरी गाड़ी आती है तो वो ऐसे आड़ी लगा दिया और वो लड़कों को फिर बिठा के उसमें के एक लड़के को अपने गाड़ी में बिठाया दोनों ने, और वो तुकुम के पानी टंकी के पास में लेके गया और बोला कि तुम्हारे पास में पैसे उतने दे दो, नहीं तो ये करेंगे। वो लड़के के हाथ में, उसके हाथ में जो दो लड़के जो क्रिमिनल थे, उन्होंने अच्छे लड़के के हाथ में ड्रग की पुड़ी दी, फोटो निकाले और बोले तू पैसे नहीं देगा तो बाहर नहीं बोलेगा। कई ऐसी माताएं बहनें आती कि भाऊ ये ड्रग्स की वजह से हमारा भाई बेटा पति ये इस तरह की हरकत कर रहा है, ड्रग्स आ गया। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने बहुत बार सुना होगा कि चंद्रपुर की जेल में जगह नहीं है। अभी मैं कभी कभी आंकड़े लेते रहता हूँ तो 40,000 लोग चंद्रपुर में गुनहगार हैं। अगर कभी किसी ने गूगल में अगर डाल दिया मोस्ट क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो शायद मुझे डर है कि चंद्रपुर भी आ सकता है, क्योंकि 40,000 गुने तुम्हारे इसको लेके है, शराबबंदी को लेके। शराबबंदी को लेके, हाँ, यानी पकड़ी हुई शराब को, इसमें के किस्से भी बड़े रोचक है। अब आप इसको आप क्या कहोगे? नित्य आए दिन आप बोलते कि भाई शराब यहाँ पकड़ी गई, इतने करोड़ की पकड़ी गई। इसकी वजह से नए तरीके के प्रॉब्लम सामने आ गए। आप अभी देखो कि अगर जो क्राइम का जो बड़े अभी जो मर्डर्स हुए, जो हत्याएं हुई, काफी अभी 2-3 महीने में बहुत हुई है। लारशाह में हुई, चंद्रपुर में और ताता में काफी जगह हुई। एक पुलिस इंस्पेक्टर को तुम्हारे इससे ये हो गई है। तो ये क्राइम भी बढ़ा किसकी वजह से? शराबबंदी का फायदा या नुकसान। मैंने एक बात हमेशा कही है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा जब जिला कलेक्टर ने कमेटी में की तो 97% लोगों ने शराबबंदी के खिलाफ, यानी शराबबंदी उठनी चाहिए। उसमें सभी वर्ग के लोग, यानी ऑफिशियली अनऑफिशियली बहुत लोग बोलते कि भाई इसको ये होना चाहिए। अभी सरकार फिर कमेटी बना, तो कोई निर्णय अगर उसका परिणाम दुष्परिणाम हो रहे, अच्छे बुरे, तो उसका समीक्षा तो होनी चाहिए ना। समीक्षा कीजिए और समीक्षा करके उसका निर्णय कीजिए। अगर आपने शराबबंदी की है तो उसको कठोरता से लागू कीजिए, कठोरता से लागू कीजिए, बिल्कुल कीजिए। और मुझे बताइए, समाज को शिक्षित किए बिना, वो व्यवस्था बनाए बिना आप शराबबंदी कैसे लागू कर देते? वो व्यवस्था हो गई क्या? अच्छा, 3 जिलों में कि में 3 अलग-अलग कानून है। गढ़चिरौली के लिए अलग है, वर्धा के लिए अलग है और चंद्रपुर के लिए अलग है, तीनों जगह अलग। तो ये बड़ा है। ड्रग्स, इसकी वजह से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, अनवांटेड क्राइम बढ़ गया है। क्रिमिनल जो जिनके पास में पैसा जाना चाहिए अनवांटेड गया है। वार्ड में प्रॉब्लम हो गए। एक आदमी शराब बेचता है, उसको लेके सारे लोग काफी साइड इफेक्ट हो गए। और एक ने तो बड़े गम्मत से बड़ी मजेदार बात कही, चंद्रपुरची प्रगति झाली, दारू आता ऑनलाइन आली। हाँ, तो ये स्थिति है। तो इसको आप ही ये है कि मैं इसके एक बार आपका कहना है कि शराबबंदी मैं शराबबंदी उठना चाहिए या शराबबंदी कायम रहना चाहिए, ये मेरा विषय नहीं। अच्छा। मेरा विषय है कि यहाँ से ड्रग्स जाना चाहिए। यहाँ पे जगह जगह जो क्राइम हो रहे हैं वो क्राइम कम होने चाहिए, बंद होने चाहिए। ड्रग्स का प्रमाण काफी बढ़ गया है, काफी बढ़ गया, तो देखने में ही आ रहा है। स्कूल के बच्चे भी, आपने कई स्कूलों पे वो नाम ना आने देने के, इसमें एक ट्यूशन क्लास में बच्चे ड्रग्स बेचते हुए पकड़े गए थे। ये बुल रोड पर एक स्कूल है, उस स्कूल में बच्चे ड्रग्स का सेवन करते हुए पकड़े गए थे। ये क्या चीज़ है? अच्छा, मुझे बताइए कि एक विधायक के नाते ऐसे अभी आने वाले समय में ऐसी आपकी क्या योजना है, क्या एक कुछ योजना, क्योंकि एक उम्मीद शायद मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो शायद आप मंत्री पद भी शामिल हो सकते हैं, तो यानी क्योंकि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव है और विधायक बन गए, अभी सरकार को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो ऐसी क्या विधायक किशोर जरवार की ऐसी क्या प्लानिंग क्या है अपने? देखिए, मैं मंत्रिमंडल में का मेरा कोई विषय नहीं है, क्योंकि मैं हकीकत में जीने वाला इंसान हूँ। मुझे वास्तविकता का पूरा ध्यान और भान है कि यहाँ पे मुझे मंत्रिमंडल में मेरा समावेश हो नहीं सकता, और मुझे उतनी घाई भी नहीं है, क्योंकि मंत्री बनने के बाद में आप करने क्या लेना। ये चंद्रपुर जिले ने कोई मंत्री इसके पहले देखे नहीं, ऐसा नहीं है।
हर मंत्रिमंडल में चंद्रपुर जिले से कोई ना कोई मंत्री रहा है, लेकिन फिर भी बुनियादी बातें तो आपकी कायम ही है। तो वो मुझे मंत्री बनेगा नहीं बनूंगा वो मेरे लिए विषय नहीं है, लेकिन जो बातें मैंने इसके पहले कही है कि लोगों के काम होने चाहिए। लोग काम होने चाहिए। अगर मंत्री पद का मेरे बारे में मुझे अगर उसका ईगरनेस रहता था तो मैं आमदार बनने के बाद में भी और आमदार बनने के पहले भी मुझे मंत्री पद का दर्जा तो मुझे देने के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने नहीं दिया। अच्छा, एक मेरे मन में बार बार मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि अभी विधायक किशोर जरगेवार जी यंग चांदा ब्रिगेड क्या आने वाले समय में किसी राजनीतिक पार्टी का दामन थाम सकते हैं? कोई भी, क्योंकि राजनीति में कोई चीज़ें कायम नहीं रहती, जैसा कहा गया कि राजनीति कब क्या स्थिति हो जाएगी। अभी यंग चांदा ब्रिगेड के बैनर के नीचे आप कार्य कर रहे हो, आपका काफ़ी ये जो काफ़ी बढ़ भी रहा है, काफ़ी सोशल। क्या आगे बढ़ने वाले समय में आप किसी पार्टी का दामन थामेंगे? कोई भी हो सकता है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, पूरे दरवाजे खुले हैं आपके लिए। देखिए, अभी 4 साल तो मैं कोई पार्टी में जा नहीं सकता जी, यानी 4 साल तो मुझे मैं जी विधायक के भी अपना एक पक्ष होता है, अपक्ष एक अपना पक्ष है, ठीक है। मैं कोई पार्टी में जा नहीं सकता, जाने का भी नहीं, यानी ये टर्म में आप पूरा मन बना। दूसरी बात, यंग चांदा ब्रिगेड का अपने आप में विस्तार चालू है। यंग चांदा ब्रिगेड एक सामाजिक संस्था थी, आज यंग चांदा ब्रिगेड की कामगार क्षेत्र में भी अच्छे काम शुरू हो गया है, जिसमें CTPS में 20 कामगार संगठन करके हमारी स्थापना की, धारीवाल में हो गई, अपना स्टील के उद्योग में भी है, अभी सीमेंट, और बाकी भी इसमें यंग चांदा ब्रिगेड का हर क्षेत्र में कामगार क्षेत्र में जा रही है। यंग चांदा ब्रिगेड का एज ए पॉलिटिकल पार्टी करके रजिस्ट्रेशन का भी हम लोग उसको कर रहे हैं। यानी कल चल के फिर यही बात, अगर मैंने जो 2009, 2014, 2019 के चुनाव में जो देखा कि भाई टिकट के समय का, तो इसलिए अपनी सारी तैयारियां अपनी खुद की पार्टी रहेगी, खुद का ये रहेगा, और चंद्रपुर के लोगों को जो वंचित है, जो गरीब है, जो राजनीति में आके समाज को बदलने का काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा के दे रहे हैं। हाँ, लेकिन आपका जो सवाल है कि देखो, राजनीति बदलते रहती है। आपने भी देखा कि खड़से जी जैसे जो है, जिन्होंने 40 साल अपना जीवन जो दिया, वो चले गए। राजनीति बदलते रहती है, इसलिए ये कहना भी गलत होगा कि मैं कोई पार्टी में जाऊंगा नहीं, और ये कहना भी गलत है कि मैं जाऊंगा ही। समय अपना निर्णय कराते रहती। मेरे को तो इतने बुरे अनुभव है कि दोनों पार्टियों ने मेरे को टिकट देने के बाद में मेरे को फिर वही चीजें, एक समय के अनुसार सारी चीजें चंद्रपुर के हित के लिए जो आवश्यक होगा वो करेंगे। यानी आने वाले समय यंग चांदा ब्रिगेड अगर चंद्रपुर महानगर पालिका का चुनाव होती है, या नगर पालिका का चुनाव होती है, तहसील का कहीं चुनाव होती है, तो वहाँ पे एक अपनी एक अलग पहचान मानेंगे, अपने प्रत्याशी, अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। देखो, चंद्रपुर के हित के लिए जो आवश्यक होगा जी, जहाँ आवश्यक है वहाँ पूरे उम्मीदवार करेंगे, जहाँ आवश्यक है युति करने की, आघाड़ी करने की, तो वहाँ हम किसी के साथ में कोलैबोरेशन में जाएंगे। जहाँ जहाँ जो आवश्यक है उसका हम उस समय के उस अनुसार निर्णय करेंगे। क्योंकि ये कहना गलत है कि भाई हम अभी हमको इतने ऑटो से आए, हम लोग हम ही हैं, ये भी अहंकार, तो सबसे बड़ी बात तो इंसान में अहंकार नहीं होना चाहिए। जो समय आएंगी चंद्रपुर की जनता के, मैं साधारणतः लोगों में, आपने भी देखा होगा कि लोगों में रहता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, लोग मुझे बोलना चाहिए, बहु ऐसा हो गया, वो मत बता, लोगों के मन में क्या है। मेरा चुनाव लोगों ने अपने मन के लिए, मुझे मेरी बात नहीं थोपने की, लोगों के मन की बात मुझे उस पर इम्प्लीमेंट करना है। जैसा वो एक आपने रह गई बात कि युति के शासन को समर्थन करने के बाद में जब आघाड़ी का शासन आया तो हमने आघाड़ी को समर्थन कर दिया, हमने आघाड़ी को समर्थन, लोगों के हित में, जनता के जो भी जनता के हित में, चंद्रपुर की जनता, जैसा तो मैंने उस समय नहीं करना चाहिए था। मैंने युति को या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र जी फडणवीस को मैंने समर्थन देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्यों दिया कि अगर मैं उस समय मेरा व्यक्तिगत में राग लोभ अगर मैं रखता तो शायद चंद्रपुर के लोगों का विकास के कामों में मुझे नुकसान होता था। क्योंकि उस समय तो आप भी जानते हो कि सरकार ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की बनने वाली, ये तय था। अब वो उनका झगड़ा सिर्फ मंत्रिमंडल में और मुख्यमंत्री के लिए था, 2.5 साल उनका, दोनों का 3-2 का फॉर्मूला, ये कहीं नहीं था ना। उस समय में अपन ने समर्थन दिया।
वो युति को पत्रक हो। युति। तो अभी जैसा आघाड़ी को समर्थन कर जो जो चंद्रपुर के हित में रहेगा वैसा निर्णय हम चंद्रपुर के लोगों को विश्वास में लेके चंद्रपुर के लोगों की मानसिकता को समझते हुए हम निर्णय करेंगे। क्योंकि चंद्रपुर के लोगों ने आपको काफी प्यार दिया। उम्मीदवार मेरी पार्टी चंद्रपुर की जनता की, और इतनी बड़ी यानी अभूतपूर्व सफलता। हाँ, मेरी पार्टी चंद्रपुर की जनता। चंद्रपुर की जनता। अच्छा, मुझे बताइए, जैसा कि यहाँ तक आपका सफर, आपने कहा कि मुझे विधायक ही बनना, आप विधायक, आपका परिवार का कितना सपोर्ट, परिवार का तो काफी समर्थन रहा होगा। तो पर बिना परिवार के समर्थन वही, क्योंकि ये नहीं जटिल सवाल इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव है। आप एक पार्टी का दामन थामे 10-15 साल तक रहे और काफ़ी उतार चढ़ाव, आपको टिकट का आश्वासन दिया जाता है, फिर वो टिकट आपकी काटी जाती है, फिर आप दूसरी पार्टी में जाते हैं, आपको बी फॉर्म दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप वो उसके साथ में जिस पार्टी के लिए 15 साल काम किया, वो पार्टी के नेता जिस स्तर पे जाके तुमको प्रताड़ित करते, जिस तरीके से तकलीफ देते, वो भी तो अपने अपने मेरे घर के सामने पुलिस लगा दी गई थी, आपने भी देखा। मेरे साथ में वो लोगों को, जो रहने वाले लोगों को धमकाया जाता था, मेरे लिए जो काम करते थे उनको सारी बातें साफ। इंसान का परिवार एक मजबूत है, बहुत बड़ा। लेकिन मैं अपने आप को एक अपना सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे साथ में मेरा यूनाइटेड परिवार। अच्छा। मैं मेरा भाई, अच्छा, माता जी, अच्छा, और हम सारे लोग एकदम यूनाइटेड रहते, एक ही जगह रहते। नहीं तो साथ देखा गया कि आदमी बहुत बड़ा बन जाता है लेकिन वो परिवार बिखर जाता है। मैं और मेरा परिवार, बाकी सब बेकार, जिसमें उसकी कल्पना सिर्फ 2-4 ऐसा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग सभी जो मैं मेरा केवल उतना परिवार नहीं मानता। मेरा परिवार में ये चंद्रपुर के लोग जो सुख दुख में मेरे साथ में थे, वो मैं मेरा परिवार मानता हूँ। चलते चलते किशोर जोरवार जी, CTV के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे जनता को, एक संदेश के तहत आप क्या कहना चाहेंगे? बस चंद्रपुर के जनता को मेरा संदेश देने लायक, कि मेरी बात थोपने लायक इतना तो मैं बड़ा नहीं हूँ, लेकिन एक विनती मैं जरूर करूँगा कि ये कोरोना का संकट काल में जिस धैर्य से अपन ने इस संकट का सामना किया है, वो अपने आप में तारीफ़े काबिल है। बीच में थोड़ा प्रशासन का मिस बैलेंस होने की वजह से ये जो कोविड के संबंध में जो बातें उठी, लेकिन अभी वो रेगुलर हो गया। अभी ये संकट में से उबरने के लिए जो जो आवश्यक है वो अपने सारे लोगों ने करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जो बातें अपनी हैं, जो करनी है अपनी को, जो पट्टे की बात है वो पट्टे होने चाहिए। अपने को 200 यूनिट बिजली का, अपने पानी का विषय, या सारी बातों के लिए चंद्रपुर की जनता ने एकजुट होने की आवश्यकता है। ऐसा मुझे सवाल पूछते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बड़ा खुश महसूस करता हूँ कि चंद्रपुर की जनता अभी पूछने लगी है। नहीं तो पहले कैसा था, बोल दिया वो हो रहा है, लेकिन उसका कोई एनालिसिस नहीं भाई हो गया, विकास हो गया, काम हो गया, ये हो गया, लेकिन अगर एक्चुअल में अगर आप सोचोगे तो क्या हुआ भाई? यहाँ के लोगों को तो आज भी पानी नहीं मिलता। 4 नदियाँ हमारे पास में बाजू में रहने के बाद में भी हमको 4 दिन तक पानी नहीं मिलता। तो ये ऐसा कॉस्मेटिक डेवलपमेंट की नहीं, पूरी शिद्दत से, पूरे ईमानदारी से, पूरे आदर भाव के साथ में ये चंद्रपुर के जो बुनियादी सवाल है, बुनियादी बातें, उसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। आपके पास में अगर चंद्रपुर की जनता के मन में कोई विषय है तो उन्होंने एक मैसेज कर देना, एक 50 पैसे का मुझे पत्र दे देना, या फिर मुझे कॉल करना, उस पर जरूर काम करने का मैं प्रयास करूंगा। और चंद्रपुर की जनता का जो ये भी है, 200 यूनिट के लिए अपने को फिर एक बार एकत्रित होने की आवश्यकता है। बिना एकत्रित हुए अपने को कुछ नहीं मिलने वाला है। इतना मैं आज के माध्यम से मैं चंद्रपुर की जनता को मैं ये करना चाहूँगा। मैं दिवाली की भी शुभकामनाएं आज ही आपके माध्यम से चंद्रपुर की जनता को देना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ विधायक किशोर जोरगेवार जी, जो CTV न्यूज़ स्टूडियो में पहली बार यहाँ पर आए और दिल खोलकर उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर किस प्रकार से उनका राजनीतिक सफ़र रहा और आने वाले समय में उनसे जो अपेक्षा है उस पर वो पूरी खरी तरह उतरने का वो पूरा प्रयास करेंगे और हर प्रकार की मदद के लिए आपके सेवक के रूप में खड़े रहेंगे, ऐसी उन्होंने हमसे बातचीत की। किशोर जोरगेवार जी, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह जनता का प्यार आपके साथ बने रहे। धन्यवाद। चलो, धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।